नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि इंसान की थोड़ी सी मोहब्बत बेजुबानों को उनके करीब ले आती है। वे बेजुबान आंख मूंद कर उन पर भरोसा करने लगते हैं और अगर एक इंसान उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो वो यही सोचते हैं कि सभी इंसान एक जैसे ही होंगे। लेकिन केरल के मलप्पुरम जिले में एक हथिनी ने बस यही एक भूल कर दी और वो उसकी जिंदगी की आखिरी भूल रही। वो ये नहीं समझ सकी कि इस धरती पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके भीतर इंसानियत जिंदा ही नहीं है, उनकी मानवता मर चुकी है। मामला केरल के एक छोटे से गांव का है जहां कुछ समाज कंटकों ने एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक से भरा अनानास खिला दिया। इसके बाद वो विस्फोटक उसके मुंह में फट गया और ऐसे में 3 दिनों तक वेलियार नदी में वो हथिनी खड़ी रही, दर्द से जूझती रही और उस बेजुबान गर्भवती हथिनी ने सुकून के लिए अपने मुंह और सूंड को पानी के भीतर ही रखा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन से पानी में खड़ी हथिनी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा उबाल पर है। गर्भवती हथिनी के साथ क्रूरता पर देश में भी गुस्सा है और लोग बेजुबानों का दर्द बयां कर रहे हैं। हथिनी और उसके बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गर्भवती हथिनी की हत्या को गंभीरता से लिया है, तो वहीं केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह भारतीय संस्कृति नहीं है जो जानवरों को पटाखा खिलाया जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं इस घटना को लेकर जानी मानी पशुविद मेनका गांधी ने मल्लापुरम वन सचिव को हटाए जाने की भी मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कार्रवाई न करने को लेकर सवाल भी खड़े किए। मेनका ने कहा कि राहुल ने खुद वायनाड चुना था और आराम से वो इस सीट से जीत कर भी आए, तो वहीं राहुल गांधी उसी इलाके से आते हैं, उन्होंने कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और जिस मल्लापुरम जिले में यह घटना घटी उसके 3 विधानसभा क्षेत्र वायनाड लोकसभा में है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मजदूरों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए तो पूरा गांधी परिवार टीवी पर आ गया था। इतने बड़े बड़े आंदोलन किए गए, 1000 बसें तक वहां पर लगा दी गई। पूरे देश में 3 से 4 दिन तक ये ड्रामा चला। लेकिन क्या इस बेजुबान हथिनी के अधिकार उन मजदूरों से या किसी भी और जीवित प्राणी से कम है, जो उसके लिए अभी तक वहां के सांसद राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ी है, बोलना भी उचित नहीं समझा। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं श्रीमती मेनका गांधी के इस पूरी घटनाक्रम पर क्या कुछ विचार है। पुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो रोज़ के रोज़ एक ना एक कांड मल्लापुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हजारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। वहाँ रोज़ के रोज़ मारा पीटी होती है। इतने सारे औरतों को मार चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके लोगों के बाजू काट देते हैं। बहुत भयानक स्थिति है मल्लापुरम की, और ऐसे लगता है केरला की सरकार उनसे डरती है, क्योंकि वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो सबसे कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको मल्लापुरम भेजा जाता है। अब सवाल यह है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। उनको रखते हैं और उन इंश्योरेंस लेते हैं, और फिर उनके ऊपर जंग भरे कील लगा देते हैं ताकि उनको गैंग्रीन हो जाए और फिर वो मर जाए और उनके नाम पर इंश्योरेंस ले लें। इनके ऊपर बेड़ियां डाल करके पानी में डुबो देते हैं। अच्छा, केरला एक चीज़ मशहूर है केरला में कि आप कुछ भी मारो, केरला की सरकार तिनका भर के काम नहीं करने वाली है, तिनका भर। अब क्या बोले तिनका केरला की सरकार को। जो यूजलेस फॉरेस्ट सेक्रेटरी है आशा थॉमस, जो यूजलेस सुरेंद्रन है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन,
जो यूजलेस मंत्री है राजू, इनसे क्या बोल बोल करके हम लोग पागल हो गए। ये पहला तो नहीं हुआ है, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले एक और हाथी पे हाथी मरते जा रहे हैं। मेनका गांधी जी के ये विचार सुने और उन्होंने कई ऐसे फैक्ट्स इस मल्लापुरम शहर के लिए बताए हैं जो वाकई में आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अभी तो एक हथिनी की मौत का ये मामला सामने आया है, उसके बाद में इतनी सारी बातें पता पड़ी हैं कि वहाँ सालों से क्या कुछ हो रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर अभी तक इस बारे में कुछ किया नहीं गया। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से मेनका गांधी ने कहा कि ये भारत के सबसे हिंसक जिलों में से एक है, उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि वहाँ पर सड़कों पर जहर फेंक दिया जाता है जिसे खाकर 300 से 400 पक्षी एक बार में मर जाते हैं, या कई और ऐसे छोटे जानवर हैं जो सड़कों पर घूमते हैं वो उसे खाकर मर जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 600 हाथी मंदिरों में टांगे तोड़कर या भूखा रखकर या निजी मालिकों द्वारा डुबाकर या फिर जंग लगी कीले खिलाकर मार दिए जाते हैं। ये तो मेनका गांधी के विचार हैं। अगर हम बात करें हाथी विशेषज्ञ और केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर PS ईसा की, तो उन्होंने भी एक निजी चैनल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पालतू हाथियों की गिनती में कुल 507 हाथी पाए गए थे, जिनमें से 410 नर और 97 मादा थीं। और साल 2017 में 17 हाथियों की मौत हुई, जबकि साल 2018 में 34 और साल 2019 में भी 14 हाथियों की मौत हुई। और ये आंकड़े उस रिपोर्ट में से आए हैं जो साल 2019 में उन्होंने ही केरल हाई कोर्ट में पेश की थी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि साल 2007 से लेकर साल 2018 के बीच क्रूरता की वजह से कुल 14 हाथियों की मौत हुई। हाथियों के साथ क्रूरता के आरोप पर डॉक्टर ईसा कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई घटना होगी कोई ना कोई उसके बारे में सोशल मीडिया पर लिख ही देता है और मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्रूरता के बारे में मैंने भी आज तक नहीं सुना, ऐसा डॉक्टर ईसा का कहना है। साथ ही साथ मेनका गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने एक और आरोप लगाया कि त्रिचुर के इरिंजलकुडा शहर में कुडाल मिनिकयम मंदिर में एक युवा हाथी को बंधक बनाकर पीटा जा रहा था। उसकी टांगों को चारों दिशाओं में बांधकर खींचा जा रहा था और उन्होंने करीब 1 महीने पहले इसकी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हो सकता है कि वो हाथी भी मर चुका हो। तो इस प्रकार की कई ऐसी खबरें वहां से आई हैं इस एक हाथी की दर्दनाक मौत के हादसे के बाद में कि वहां पर तो सालों से ऐसा ही चल रहा है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं जो कि मुख्य वन संरक्षक है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। संजीव जी, केरल के मल्लापुरम जिले का ये मामला जब से सामने आया है तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं और जाहिर सी बात है सबको दुख है कि एक बेजुबान जानवर जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में पालतू जानवर और था, वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तो सिर्फ थोड़े से प्यार का भूखा होता है। और हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी न किसी पालतू जानवर को अपने घर में रखा ही होगा। वो लोग शायद बहुत बखूबी इसका दर्द समझ सकते हैं कि बिना वजह किसी को इतना कष्ट देना कहाँ तक उचित है। संजीव जी, देखिए, जो ये घटना आई है पब्लिक डोमेन में, ये बहुत ही एक दुखद घटना है जी। और ये हमारे देश के कानूनों का तो उल्लंघन है ही, लेकिन उन सबसे ऊपर एक मानवीय संवेदना के तौर पे इस घटना ने सबको हिला दिया है, जो भी देश की जनता है जी। क्योंकि जिस तरीके से मारा गया है और चूंकि वो जो हथनी थी वो उस समय प्रेग्नेंट भी थी जी। तो इसलिए जो इस घटना से जो एक धक्का लगा है, जिसकी एक शॉक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। और ये सबके लिए बड़े शर्म की बात है कि हम अपने को एक सभ्य समाज के तौर पे प्रस्तुत करते हैं कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं और वहाँ पे इस क्रूर तरीके से एक बेजुबान जानवर को, और वो भी जो कि एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, इस तरीके से जो है उसका जीवन समाप्त हुआ, तो वो सबके लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो संविधान है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है,
उसमें सरकार और नागरिक दोनों की जो एक जिम्मेदारी बताई गई है, कर्तव्य बताया गया, दोनों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। सरकारों के लिए भी लिखा गया नीति निर्देशक तत्व में कि वो जो है वन्य जीवों की, वनों की और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगी। और जो है अनुच्छेद 51 में नागरिकों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, तो उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि हर नागरिक इस देश का जो प्राकृतिक संसाधन है, वन और वन्य जीव, उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करेगा। तो ये एक तरीके से एक नागरिक के तौर पे भी जो है हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए हैं, और एक जो है ह्यूमन बीइंग के तौर पे भी जो है ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी। और मैं यही कहूंगा कि जो भी इसके जिम्मेदार थे, उनकी जल्दी से जल्दी पहचान करके और उनको जो भी देश के कानून है उसके हिसाब से सजा दिलाई जाए, ताकि इस तरह की शर्मनाक घटनाएं जो है दोबारा न हो सकें। लेकिन संजीव जी, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम सिर्फ केरल की ही बात ना करें, पूरे देश भर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमेशा सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन कई बार तो ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ कि हाँ ठीक है, जानवर ही तो है, हमारा क्या है करके हम इस चीज़ से किनारा कर लेते हैं। और जब इस प्रकार की घटनाएं सोशल मीडिया में आती है, तभी हम लोग इसके बारे में जागरूक हो पाते हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से इंसानों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, कई ऐसी चीज़ें पिछले 2 से 5 सालों में हमारे देश में हुई है जिसमें बहुत बड़े से बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन जानवरों के साथ हुए जो अत्याचार होते हैं उन पर शायद इस तरह की कोई बातें होती नहीं है। तो हालांकि है तो वो भी एक जीवित प्राणी, तो उनके ऊपर अत्याचार और इंसानों के ऊपर अत्याचार क्या किसी भी रूप में, क्या इसको कमतर करके आंकना चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं दो चीज बड़ी क्लियर कर दूं जी। एक तो ऐसा है कि हम सभी लोग जो है प्रकृति के बनाए हुए हैं, चाहे मानव हो और चाहे कोई जानवर हो। अभी आप लोग हम पूरी दुनिया देख रही है कि एक छोटे से कीटाणु ने जो है पूरी दुनिया को किस तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। जी। तो प्रकृति के लिए सारे एक समान है, प्रकृति के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और प्रकृति जब देखती है कि उसकी बनाई हुई कोई एक कृति दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, तो प्रकृति जो है उसको अपने तरीके से एक संदेश देती है। कोरोना वायरस का जो अभी इतना सब कुछ हुआ है, नुकसान और आतंक है, उसके बाद जो है ना सबको ये चीज बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके लिए चाहे वो एक वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हाथी हो, चाहे आदमी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे वायरस हो, उसके लिए सारे क्रिएशन है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन। और दूसरी बात कि वो केवल जानवर नहीं है, वो प्रकृति जो है हर चीज एक कड़ी के रूप में जड़ी हुई है। सबका अस्तित्व तो एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ज्यादा एक दूसरे से जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उंगली काट देंगे तो जो है ना आदमी जो है ना जिंदा रह पाएगा या ठीक से काम कर पाएगा, या जो है केवल आदमी का सर ही इंपॉर्टेंट होता है। हर बॉडी का जैसे पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और कोई शरीर अच्छे तरीके से काम करे, स्वस्थ तरीके से काम करे, तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसके सारे अंग स्वस्थ रहें और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहें। बिल्कुल वही चीज प्रकृति का भी कॉन्सेप्ट होता है। और ये चीज हम लोग को तुरंत नहीं समझ में आती है, लेकिन देर सवेर उनका इम्पैक्ट जो है एक तरीके से दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से प्रकृति बार बार संदेश देती रही है जो है अपने तरीके से, जैसा कि अभी कोरोना वायरस के थ्रू भी एक प्रकृति का संदेश आया है। तो ये एक तो लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये केवल जानवर हैं और इनको कल की इनकी संख्या खत्म हुई, ये गायब हुए तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये भी प्रकृति को उतने ही प्यारे हैं, ये भी प्रकृति के उतने ही प्यारे बेटे हैं, बेटियां हैं, जितना कि ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए जो है ना एक अपनी की जो सुपीरियरिटी समझने की जो है एक मानव प्रजाति की जो एक वो है, वो एक उस चीज को जो है हटा देनी चाहिए। बल्कि शायद मुझे लगता है कि मानव प्रजाति ने शायद प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान किया हो, चीजों को चेंज किया हो, और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। और आज की तारीख में सबको स्पष्ट है कि अगर इन चीजों को नहीं रोका गया, जो है जो प्रकृति को नुकसान किया जा रहा है बाय द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आगे जो है हमारी सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इनको अगर नुकसान होगा, बाकी जीवों को, पेड़ों को, वनों को, प्राकृतिक संसाधनों को, तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा, हमारी आने वाली जनरेशन उसको झेलेंगी। तो एक तो ये चीज निकाल देनी चाहिए। दूसरे, हमारे देश में एक संस्कृति रही है, हम तो वैसे प्रकृति को जो है ना प्रकृति प्रेमी हमारी सभ्यता रही है, हम तो जीव को हर रूप में उसकी पूजा करते रहे हैं जो है। जी। तो उस लिहाज से भी जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब जो है उनकी रचना वनों में हुई। एक पूरी श्रृंखला है अरण्यक करके जो है हमारे धर्म ग्रंथों की, जिनकी जो है अरण्य यानी कि वनों में रचना ही हुई। तो एक हमारी इतनी प्रकृति से जुड़ी हुई एक हमारी सभ्यता रही है, तो उस सभ्यता में आज की तारीख में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये हमारी मतलब अपनी सभ्यता के लिए जो है ना एक मतलब बड़ी एक सोचने वाली चीज है कि हम जो है इस तरह की सभ्यता से और आज इस तरह का जो आचरण हो रहा है वो हम कहाँ तक चले आए हैं। तो ये हर दृष्टि से जो है एक बड़ा एक आत्मावलोकन करने का समय है
और हमारे देश में कानून तो बड़े कड़े बनाए गए, दुनिया में सबसे कड़े कानून वन्य जीवन और पर्यावरण को लेके जो है भारत में है। जी। और हाल के सालों में इनको लागू भी किया गया है। हालांकि हर जगह कमियां रहती हैं, अभी और सुधार की जरूरत है। तो कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन बात यही है कि जब तक जो है ना एक व्यक्तिगत रूप से हम लोग समझेंगे नहीं कि हमारी सभ्यता में इनका क्या महत्व था, इनका जो है ना वैज्ञानिक महत्व क्या है पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में, तब तक जो है एक जो है ना लोगों में एक जो है ना वो भावना, एक जो जन जागृति या जो आप कहते हैं जन आंदोलन टाइप की जो एक भावना आती है वो आ नहीं पाएगी, और तब तक जो है इस तरह की घटनाओं को पूरी तरीके से रोकना संभव नहीं पाएगा। बिल्कुल संजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि लोगों के मन में इस तरह की भावना डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। खैर संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में आपको बता दें कि एक वन्य जीव प्रेमी है रुपेश कांत व्यास जी, वो भी जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार रुपेश जी, कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है बहुत लंबे समय से कि केरल जो एक साउथ इंडिया का जो एक हिस्सा है, वहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता की दर है, यानी कि वहां के लोग पूरे भारत के लोगों से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई की यही एक व्याख्या है? और अगर ऐसी साक्षरता दर वहां पर है और जिस साक्षरता की वजह से एक वन्य जीव को, एक बेजुबान जानवर को इस तरीके से मार दिया जाता है, तो फिर ऐसी साक्षरता का हम करेंगे भी क्या? रुपेश जी। उमंग जी, निश्चित तौर पे ये जो वाक्य आया है हथनी का, ये एक ही वाक्य नहीं है। केरला में आए दिन घटनाएं होती हैं जी। चाहे आप हाथियों पे ले लें, चाहे कुत्तों पे ले लें, अन्य जानवरों पे ले लें, गायों पे ले लें, बैट्स पे ले लें। आप देखें कि मल्लापुरम सहित कई जगह हैं जहां हर 3 दिन में एक हाथी को मारा जाता है, यानी कि एक महीने में कम से कम 10 हाथी की हत्या की जाती है। जी। वहीं सरकार ने अभियान चलाया सरकारी सड़क के कुत्तों को मारने के लिए। जब जन आक्रोश हुआ, न्यायालय ने इसमें दखल दिया, उसके बावजूद अभियान चुपचाप जारी रहा। वहीं एक वर्कला कोई जगह है वहाँ केरला में, मेरे कोई जानकार ने मुझे बताया, वहाँ जो प्रेग्नेंट बिचेज होती हैं उन पर गर्म पानी फेंका जाता है जिससे कि वो उनका कैरेज हो जाए। तो ये घटनाएं बहुत एक तरीके से हम सबको, जो इंसान है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली हैं जी। और ये चाहिए कि सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केरला की सरकार हो, वहाँ मानवाधिकार संगठन हो, कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और कानून है लेकिन कानून की पालना होती नहीं है। पुलिस वाले भी इन लोगों के साथ मिले होते हैं जो अत्याचार करते हैं। तो एक सिस्टम को चाहिए, न्यायालय को चाहिए कि इसमें दखल दे और पुलिस वालों को भी आदेश दें कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब 3-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो इससे एक माहौल बनेगा और जो अत्याचार किए जा रहे हैं जानवरों के खिलाफ उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। जी बिल्कुल रुपेश जी, लेकिन एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा कि अभी आपने भी बताया और मेनका गांधी जी ने भी अपने उस भाषण में ये कहा था कि केरला में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। 3 दिन में एक हाथी वहां पर मारा जाता है, जैसे आपने भी बताया, मेनका गांधी जी ने भी बताया। तो जब ऐसी घटनाएं सालों से वहां पर हो रही हैं तो क्या कारण है कि वहां की सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही? निश्चित तौर पर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कानून है, लेकिन कानून तो तभी काम करेगा जब आप काम करवाएंगे। जी। सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए, न्यायालयों को चाहिए कि इसमें स्वयं मोटो लेकर, स्वयं प्रसंग लेकर कार्रवाई करें, क्योंकि हर इंसान हो चाहे जीव हो, हर की जान जो है जरूरी है। और पृथ्वी के लिए हमारे लिए नहीं बनी है। पृथ्वी में हम हैं चाहे जानवर हैं, सबका बराबर हक है, सबका जीने का बराबर हक है जी। और उनमें भी भावनाएं होती हैं, उनको भी दर्द होता है जी। अब आप ये देखिए जो हथनी वाला मामला आया है, ये 25 मई को इसको अनानास खिलाया गया जी। लेकिन तब भी जब ये पटाखे उसके पेट में फूटे, उसने एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और बेचारी वहां रिवर में जाके खड़ी हो गई और 3 दिन तक वहीं खड़ी रही और अंतिम सांस भी उसने अपनी 3 दिन बाद उस नदी में ही ली। तो ये हम लोगों के लिए कितना एक दुख का कारण है जी। कि हमारे कारण एक जानवर को इतना पेन हुआ। ये सोचने की बात है, वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था और 3 दिन तक उसके कितना दर्द हुआ होगा और वहीं वो तड़प तड़प के मर गई। ये एक ऐसी घटना है जो हम सबको झंझोर देने वाली है और समाज को चाहिए कि इसके खिलाफ खुल के सामने आए। मैं तो केरला के लोगों से निवेदन है कि सड़कों पे आए
और न्यायालय को भी स्वयं ऑर्डर लेकर इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उस गांव के लोग ढूंढे, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल रुपेश जी, आपने सही कहा। और अब इस प्रकार की कार्रवाई करने का ये हम कह सकते हैं कि अब उचित समय है, और क्योंकि अब जनता भी इस बारे में जागरूक हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, जब एक किसी शहर में सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को मारने के लिए इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण तरीके अपनाए जाते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ की सरकारों का, वहाँ के लोगों की क्या कुछ मनोदशा होगी। और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरा एरिया बदनाम होता है, तो अब वहाँ के भी जो लोग हैं, वहाँ के भी जो वन्यजीव प्रेमी हैं, उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। रुपेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे। लगता है संजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रुपेश जी, आपसे एक हम फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे। पूरे देश में इस प्रकार के मामले कभी ना कहीं देखे जाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम भी हमारे डेली यूजेस के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कुछ छोटे कामगार हैं जो पशुओं को इस्तेमाल करते हैं अपना सामान ढोने में। राजस्थान में और इस प्रकार के जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, वहाँ पर ये दृश्य बहुत आम है। ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट एक रेगिस्तान का प्राणी है, लेकिन उसे राजस्थान में सड़कों पर सामान ढोते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही हाथी हैं, उन्हें कई कई जगह पर उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों का मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, अगर आप अपने उस पालतू जीव का आप ध्यान रख रहे हैं, वहां तक समझ में आता है, लेकिन सिर्फ अब वो आपके किसी काम का नहीं रहा, या उस प्रजाति को ही आपको खत्म करना है, आप इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण तरीके आप अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त गाइडलाइन है, कानून हमारे वहां बने हुए हैं, लेकिन आखिर क्यों लोगों के मन में आज कानून का डर खत्म होता जा रहा है, भले ही किसी इंसान के ऊपर अत्याचार करने का मामला हो या वन्य जीव के ऊपर अत्याचार करने का मामला हो। देखिए उमंग जी, इसमें सरकार के साथ साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारी दोषी हैं, क्योंकि कानून तो बनते हैं लेकिन लागू करना जो है वो अधिकारियों का और पुलिस का काम है। पुलिस क्योंकि वो बोल नहीं सकते, दवाई नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे मामलों में शिथिलता बरतती है, और अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि टरकाने का काम करती है। अगर पुलिस सख्त हो जाएगी, अधिकारी सख्त हो जाएंगे और एक दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित तौर में मैं आपसे कहता हूं कि चौथे आदमी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा काम करने की जी। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि वन्य जीव कानूनों में संशोधन करें और इनको और कठोर बनाएं, क्योंकि वन्य जीव वो बोल नहीं सकता, चाहे कुत्ते हों चाहे जो भी हों, ये बोल नहीं सकते। केवल हम कुछ लोग हैं जो इनकी पैरवी करते हैं जी। तो सरकारों को चाहिए कि कानूनों में संशोधन करे तुरंत प्रभाव से। पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाए कि ऐसी कोई भी घटना हो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और संबंधित दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जी। इससे एक माहौल बनेगा, लोग ऐसे काम करने से डरेंगे, तभी कुछ परिवर्तन आ सकता है। जी बिल्कुल रुपेश जी, आपने सही कहा। और इस प्रकार के कानून जो कि बने हुए हैं उनका सख्ती से पालना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो वहाँ के लोग हैं या इस तरीके के जो भी लोग हैं जो समाज कंटक हम जिन्हें कहते हैं, वो अपना काम मनमाने ढंग से करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार को इंसानों के ऊपर अत्याचार अगर किया जाता है तो थोड़ा बहुत कानून का डर होता है, लेकिन वन्य जीव हैं वो किसी को कुछ बता नहीं सकते, इसीलिए उनके ऊपर अत्याचारों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कई मामले तो प्रकाश में भी नहीं आते। खैर रुपेश जी, आप हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक हथिनी की मौत के बाद में पूरा देश जहां अब जाग उठा है, वहां पर इस जाग को ऐसे ही बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना ऐसे बेजुबान जानवर हैं जो कि हर साल इसी प्रकार के क्रूरतापूर्ण तरीके से मारे जाते हैं, भले केरल हो या देश का कोई अन्य हिस्सा हो। जब तक हम हमारा दर्द और उनका दर्द एक समान नहीं समझेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और ज़रूरी है हर राज्य सरकार को, हर कानून के उस रखवाले को जो कि जिम्मेदार है इन वन्य जीवों के लिए, इन पशुओं के लिए, इन बेजुबान जानवरों के हक के लिए, उन्हें भी अब इस चीज़ को बहुत सख्ती से देखना होगा और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना होगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।